हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडवोकेट उपकार जैन और मैं आप सभी का स्वागत ज्यूरिस कंसिलियम के इस यूट्यूब चैनल पर करता हूँ। हमारा आज का टॉपिक है द इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसका एक वीडियो पहले भी आ चुका है और जिसमें मैंने इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के बारे में बताया है, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए हम इंडियन एविडेंस एक्ट के आगे के पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रेम्बल से। प्रेम्बल मतलब हिंदी में प्रस्तावना। वेयर एज इट इज एक्सपीडिएंट टू कंसोलिडेट, डिफाइन एंड टू अमेंड द लॉ ऑफ एविडेंस, इट इज हेयरबाय एनेक्टेड एज फॉलोज। इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो इसका प्रेम्बल का मतलब होता है उद्देशिका। साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है। समीचीन का यहाँ मतलब होता है अति आवश्यक है, अथा एतद् द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अभिलिखित किया गया है या किया जाता है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं इसकी पहली धारा, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट के बारे में। ज़्यादातर धाराओं में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट ही होता है, पर इस धारा में इसकी इस एक्ट में ये किस पे अप्लाई होगा और किस पे अप्लाई नहीं होगा ये भी बताया गया है इसकी पहली धारा में। वो चलिए पढ़ते हैं। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द इंडियन एविडेंस एक्ट। ये इसका शॉर्ट टाइटल है। इसको अगर हिंदी में संक्षिप्त नाम बोलें तो ये अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 कहलाएगा। अब इसके हम विस्तार के बारे में पढ़ते हैं। इट एक्सटेंड्स टू whole of Jammu, it extend to whole of India except जम्मू एंड कश्मीर। मतलब इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा। ये इसका विस्तार है। अब चलिए इसकी इन्फोर्समेंट पढ़ते हैं या कमेंसमेंट पढ़ते हैं। तो इसकी इन्फोर्समेंट कब हुई है? 1 सितंबर 1872 को इसकी इन्फोर्समेंट या कमेंसमेंट डेट है। मतलब ये किस पे अप्लाई होता है हम ये देखते हैं। ये अप्लाई होता है ऑल जुडिशल प्रोसीडिंग, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो सिविल हो। ये किस किस पे अप्लाई नहीं होता है? ये अप्लाई नहीं होता है उन कोर्टों पर जो आर्मी एक्ट के द्वारा के अंतर्गत बनाए गए हों, इंडियन नेवल डिसिप्लिन एक्ट के अंतर्गत बनाए गए हों, इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट के अंतर्गत बनाए गए हों और एयरफोर्स एक्ट के अंतर्गत बनाए गए हों। इन 4 एक्ट के अंतर्गत अगर बनाए गए हैं कोर्ट तो उन पर अप्लाई नहीं होगा। और जो एफिडेविट प्रेजेंट किए जाते हैं बिफोर द कोर्ट के समक्ष जो एफिडेविट प्रेजेंट किए जाते हैं ये उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। और जो आर्बिट्रेटर जो होते हैं ये उसकी प्रोसीडिंग में भी अप्लाई नहीं होगा। मतलब नॉट टू प्रोसीडिंग बिफोर एन आर्बिट्रेटर, मतलब आर्बिट्रेटर के समक्ष जो प्रोसीडिंग होती है उसमें भी साक्ष्य अधिनियम अप्लाई नहीं होगा। ये है इसका फर्स्ट सेक्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड सेक्शन पे। रिपील ऑफ इनएक्टमेंट। रिपील बाय द रिपीलिंग एक्ट 1938 सेक्शन 2 एंड शेड्यूल। अधिनियमितताओं का निरसन, ये दूसरी धारा है इंडियन एविडेंस एक्ट की।
निषेध अधिनियम 1938 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निश्चित, मतलब इनेक्टमेंट को रिपील करने का योग है, डेट है जिसे रिपील किया गया है उसे 1938 रिपीलिंग एक्ट 1938 की धारा 2 और शेड्यूल द्वारा निषेध किया गया है। अब हम तीसरा सेक्शन पढ़ते हैं, इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसे हम हिंदी में निर्वाचन खंडी कहते हैं। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में मेनली ये डेफिनेशन क्लॉज ही है, परिभाषा वाला ही क्लॉज है ये, जिसमें पहली डेफिनेशन है कोर्ट की। कोर्ट इंक्लूड ऑल जजेस, मजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन्स except arbitrators legally authorized to take evidence। न्यायालय, न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थ के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से अधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेकंड जो उसमें है डेफिनेशन, वो है फैक्ट की। फैक्ट मीन्स एंड इंक्लूड एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग प्रिसाइज बाय द सेंसेस और एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कंसाइन। इसका अगर हम हिंदी में मतलब निकाल लें तो फैक्ट का मतलब होता है तथ्य। तथ्य से अभिप्रेत है ऐसी कोई सी वस्तु या वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। इंद्रियां यहाँ जैसे हमारी देखने की शक्ति होती है, सूंघने की शक्ति होती है, टेस्ट करने की शक्ति होती है, कानों और टेस्ट महसूस करने की शक्ति होती है, इन सबको हम सेंसेस कहते हैं। इंग्लिश में सेंसेस कहते हैं और इससे हिंदी में इंद्रिया कहते हैं। तो ऐसी कोई वस्तु या वस्तु की अवस्था या वस्तु का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो तो उसे हम फैक्ट कहेंगे। यहाँ ये बताया गया। अब कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। अब जहाँ कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को, अब मतलब राम पागल है जिसकी नॉलेज श्याम को है, मतलब जिसका भान श्याम को है, तो उसमें जो है राम की मानसिक दशा के बारे में जानकारी है श्याम को, तो ये एक तथ्य है। अब इसके अलग एक्सप्लेनेशन जो है, जैसे कुछ हमने देखा या कुछ हमने सुना, किसी की कोई रेपुटेशन है वो भी एक तथ्य है, कुछ हमने देखा वो भी एक तथ्य है, कुछ हमने सुना वो भी एक तथ्य है। ये सब तथ्यों में आता है, जिसके एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं हम। रिलेवेंट, वन फैक्ट इज सेड टू बी रिलेवेंट टू अनदर व्हेन द वन इज कनेक्टेड with the other in any of the way referred to in the provision of this act relating to the relevancy of fact। इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो रिलेवेंट का मतलब होता है सुसंगत। एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जा सकता है, जबकि तथ्यों की संगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संगत सशक्त हो। यहाँ निर्दिष्ट प्रकार से मतलब है रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट से है, और रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट बताए गए हैं चैप्टर 2 ऑफ दिस एक्ट में। 5 से 55 तक की धाराओं के बीच में रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स बताए गए हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि राम ने श्याम को
मारा, जिसे लक्ष्मण ने देख लिया। राम ने श्याम को मारा, ये एक फैक्ट है जिसे लक्ष्मण ने देख लिया, ये दूसरा फैक्ट है। जब ये एक दूसरे से सख्त होंगे या कनेक्टेड होंगे तो इसे हम रिलेवेंट फैक्ट कहेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं फैक्ट एंड इशू। द एक्सप्रेशन फैक्ट एंड इशू मीन्स एंड इंक्लूड एनी फैक्ट which either itself or in connection with the another. The existence, non-existence, nature, extent of any right, liability, disability, assert or denied in any suit or proceeding necessarily as follows. इसका एक्सप्लेनेशन भी है। Whenever under the provision of the law for the time being in force relating to the civil procedure and any court record an issue of fact, the fact is to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue. इसका अगर हम हिंदी में एक्सप्लेनेशन करें या अनुवाद करें तो फैक्ट इन इशू का मतलब होता है विवादक तथ्य। विवादक तथ्य से अभिप्रेरित है और उसके अंतर्गत आता है ऐसी कोई भी तथ्य जिसे अकेले ही या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या नियोक्ता के जिसका किसी वाद या कार्रवाई में व्याख्यान या प्रत्याख्यान। व्याख्यान मतलब होता है असर्ट, मतलब स्वीकार कर लेना, और प्रत्याख्यान मतलब होता है अस्वीकार करना, डिनाइड करना, किया गया है। अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या नेचर की उत्पत्ति अस्मेव होती है। यहाँ अस्तित्व मतलब एग्जिस्टेंस, उसका एग्जिस्टेंस है। अनस्तित्व मतलब नहीं है। प्रकृति मतलब स्वभाव, और विस्तार मतलब कितना एक्सटेंड है वो है, की उत्पत्ति असमय होती है। अब चलिए बढ़ते हैं इसके स्पष्टीकरण पर। जब कभी कोई न्यायालय विवादक तथ्य को सिविल प्रक्रिया के से संबंधित किसी तस्मयबद्ध विधि के उपबंधों के अधीन अभिलिखित करती है या करता है, तब ऐसी विवादक के उत्तर में जिस तथ्य को का प्रख्यान या प्रत्याख्यान, प्रख्यान मतलब स्वीकार और प्रत्याख्यान मतलब अस्वीकार किया जाना है, वह विवादक है। फॉर एग्जाम्पल, A is accused of the murder of B. खा की हत्या का अभियुक्त है। जिसे हिंदी में At his trial, the following fact may be in issue. उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादक हो सकते हैं। That A caused B death, यह कि का ने खा की मृत्यु कारित की है। That A intended to cause B death, यह कि का आशय खा की मृत्यु कारित करने का था। That A has received grave and sudden provocation from B, यह कि का को खा से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था। That A at the time of doing the act which caused B death was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing its nature, यह कि खा की मृत्यु कारित करते समय का चित्त विकृत होने के कारण
कार्य की प्रगति को समझने में असमर्थ था क्या? ये इसके एग्जाम्पल होंगे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट। Document means any matter expressed or described upon any substance by means of letter, figures, or marks, or by more than one of those means intended to be used, or which may be used for the purpose of recording that matter. इसका अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दस्तावेज। दस्तावेज से ऐसी कोई विषय अभिप्रेरित है जिसको किसी पदार्थ पर, अक्षरों पर, अंकों या चिन्हों के साधनों द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिलिखित, अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है, जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आश्रित हों या उपयोग किया जा सके। इसका इलस्ट्रेशन अगर हम इंग्लिश में देखें, एग्जाम्पल, ए राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। लेख एक दस्तावेज है। वर्ड प्रिंटेड, लिथोग्राफ और फोटोग्राफ्ड आर डॉक्यूमेंट। मुद्रित, शिलामुद्रित या फोटो चित्रित शब्द दस्तावेज हैं। अ मैप और प्लेन इज अ डॉक्यूमेंट। मानचित्र या रेखांक दस्तावेज हैं। अ इंस्क्रिप्शन ऑन a metal plate or stone is a document। धातु पट्ट या शिला पर उत्कृत लेख दस्तावेज हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं एविडेंस, जिसका ये एक्ट है। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड ऑल स्टेटमेंट्स which the court permit or require to be made before it by witness in relation to matter of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence। ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, all documents including electronic records produced for the inspection of the court, such documents are called documentary evidence। जैसे कि किसी व्यक्ति ने कोर्ट में आके अपना बयान दिया या गवाही दी तो उसे हम ओरल एविडेंस कहेंगे। वही किसी पार्टी ने कुछ वीडियो क्लिप एक पेन ड्राइव में या सीडी में रख कर दी तो उसे हम कहेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और या कुछ पुस्तक दी या पुस्तक का किसी पुस्तक की किसी पेज की फोटोकॉपी दी, उसे भी हम कहेंगे एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और पहले वालों कहेंगे ऑल एविडेंस। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं हम प्रूव्ड। अ फैक्ट is said to be proved when, after considering that matter before it, the court either believe it to exist or to consider its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists। अगर हम इसका मतलब हिंदी में निकालें तो प्रूफ्ड का मतलब है साबित।
कोई तथ्य साबित हुआ कहा जा सकता है जब न्यायालय अपने समक्ष के विषय पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिक संभव समझे कि विशिष्ट मामले मतलब एक विशिष्ट मामला स्पेसिफिक केस में की परिस्थितियों में प्रज्ञावान व्यक्ति जो है वो है कॉमन पर्सन को इस अनुमान पर चलना चाहिए कि उस तत्व का अस्तित्व है, जिसे हम मानेंगे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थिति में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। प्रज्ञावान व्यक्ति का यहाँ मतलब है कॉमन मैन, इसे हम हिंदी में आम आदमी कहेंगे, और उसे इंग्लिश में यहाँ एविडेंस एक्ट में कहा गया है प्रूडेंट मैन। Disproved. A fact is said to be disproved when, after considering the matter before it, the court either believes that it does not exist or considered its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon a supposition that it does not exist. डिस्प्यूट को अगर हम हिंदी में कहें तो इसका मतलब होता है नासाबित। कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जा सकता है जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात या यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है या उसका अस्तित्व इतना अधिक संभाव्य है कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। आगे पढ़ते हैं नॉट प्रूव्ड। अ फैक्ट इज सेड नॉट टू बी प्रूव्ड व्हेन इट इज नाइदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड। इसको अगर हम हिंदी में कहें साबित नहीं हुआ। कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जा सकता है जब वह ना तो साबित किया गया हो और ना ही ना साबित किया गया हो। हम आगे पढ़ते हैं अब इंडिया। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसको अगर हम हिंदी में कहें तो इंडिया मीन्स भारत। भारत जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र से अभिप्रेत है, परंतु 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन बिल के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का हिस्सा बना लिया गया है। फिर भी अभी भी हमें इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस एक्ट में अमेंडमेंट के द्वारा जो वर्ड द एक्सट्रैक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय जो वर्ड है, शब्द है, उसे हटाया नहीं गया इसलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4 में प्रिज्यूम whenever it is provided by this act, the court may presume a fact. It may either regard such fact as proved until and unless it is disproved or may call for proof of it. इसको हम हिंदी में पढ़ें। सेक्शन 4 उपधारणा कर सकेगा। जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबंधित किया है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वह न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान
सकेगा यदि जब तक उसे ना साबित नहीं किया जाता और या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। मतलब न्यायालय किसी तथ्य को की अवधारणा कर सकेगा कि उसे साबित मान सकेगा जब तक कि उसे ना साबित ना किया जाए या वह न्यायालय उसकी प्रामाणिकता को प्रूव करने के लिए सबूत भी मांग सकता है। यह है मे प्रिज्यूम और इसे तथ्य की अवधारणा कहते हैं और ये बाउंड नहीं होती है, नॉन बाउंडेड होती है। अब हम पढ़ते हैं सेल्फ प्रिज्यूम। Whenever it is directed by this act that the court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved unless and until it is disproved. अवधारणा करेगा। जहाँ कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा करेगा, न्यायालय किसी तथ्य की अवधारणा करेगा, वहाँ न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता। जहाँ पे जो अवधारणा करेगा है वो विधि की अवधारणा है और दूसरी बात ये कि अवधारणा करेगा तो ये बाउंड है। मतलब यहाँ अगर अवधारणा करेगा तो जब तक दूसरे पक्ष का द्वारा उसका खंडन नहीं किया जाएगा तब तक उसे प्रूव ही माना जाएगा। इसमें कोर्ट सबूत की मांग नहीं करेगा। अगर कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि इसकी ये फैक्ट है प्रूव्ड है, जब तक दूसरी पार्टी जो अपोजिशन पार्टी है वे उसे डिस्प्रूव नहीं करेगी तब तक उसे साबित ही मानेगा। Conclusive proof. When one fact is declared by this act to be conclusive proof of another, the court shall on proof of the one fact regard that another as proved and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it. इसका हिंदी में मतलब है निश्चायक सबूत। निश्चायक सबूत जहाँ किसी इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय उस एक तथ्य से साबित हो जाने पर उस अन्य तथ्य को साबित मानेगा और उसे ना साबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य देने की अनुज्ञा नहीं देगा। मतलब परमिशन नहीं देगा साक्ष्य देने की। अगर किसी फैक्ट को उसने कंक्लूसिव प्रूफ मान लिया है तो उसको डिस्प्रूव करने के लिए जो भी एविडेंस अपोजिशन पार्टी देना चाहती है उसको देने नहीं दिया जाएगा। ये है इसका मतलब। और जो सेल्फ प्रिज्यूम है वो विधि की अवधारणा होती है और उसे कहते हैं। फ्रेंड्स, इस स्लाइड में कुछ टिपिकल वर्ड के मीनिंग दिए हुए हैं, जैसे कि प्रूडेंट मैन, प्रत्याख्यान, विख्यान, मे प्रिज्यूम, सेल्फ प्रिज्यूम और भान का मीनिंग सरल वर्डों में दिया गया है।